मुंबई पुलिस की थ्योरी के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन सुशांत की मौत अगर सवालों में ना घिरती तो उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की रहस्यमयी मौत पर किसी का शायद ध्यान भी नहीं जाता। अब 2 महीने बाद मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की तो दिशा की कहानी में भी एक नया किरदार जुड़ गया। ये वो किरदार है जिससे दिशा ने 8 जून को अपनी मौत के 1 घंटे पहले वीडियो कॉल पर बात की थी। दिशा की मौत की मिस्ट्री से जुड़ा एक और किरदार। मुंबई पुलिस ने किया दिशा की दोस्त अंकिता का बयान दर्ज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान किया दर्ज। मरने से पहले दिशा ने की थी अंकिता से वीडियो कॉल पर बात। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को हुए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन दिशा की मौत को लेकर मुंबई पुलिस की तफ्तीश अभी भी जारी है। 2 महीने से दिशा सालियान की मौत पर भी सस्पेंस बना हुआ है और मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत के मामले में ADR यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की है। सुशांत की मौत की तफ्तीश के साथ साथ अब मुंबई पुलिस पर दिशा सालियान की मौत की तफ्तीश पर सवाल उठने लगे हैं। उन्हीं सवालों को दरकिनार करने के लिए मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत से जुड़े एक अहम किरदार का बयान दर्ज किया है और दिशा की कहानी से जुड़ा ये किरदार मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर लंदन में रहता है। मुंबई पुलिस के मुताबिक उसने दिशा सालियान की लंदन में रहने वाली एक करीबी दोस्त अंकिता का बयान दर्ज किया है। हैरानी की बात यह है कि मुंबई पुलिस ने अंकिता का बयान दिशा की मौत से पहले एक पार्टी के वीडियो के 2 महीने बाद सामने आने के बाद दर्ज किया है। इस वीडियो के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि ये 8 जून को हुई उस पार्टी का वीडियो है जिसमें दिशा अपनी मौत से पहले शरीक हुई थी। अब मुंबई पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दिशा ने अंकिता से आखिरी बार क्या बात की थी। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पार्टी के दौरान दिशा ने अंकिता से वीडियो कॉल पर लंबी बात की थी। बातचीत करते वक्त दिशा ने अंकिता से अपनी किसी परेशानी का जिक्र किया। अंकिता से बात करते हुए दिशा रोने लगी थी। पुलिस जानना चाहती है कि आखिर दिशा ने अंकिता से क्या बात की और वो किस बात पर रोने लगी थी। क्या अंकिता को अंदाजा हो गया था कि दिशा कुछ करने वाली है? दरअसल दिशा की मौत के 2 महीने बाद एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। दावा किया गया है कि यह वीडियो 8 जून की रात को हुई एक पार्टी का है जिसके 1 घंटे बाद दिशा सालियान की मौत हो गई थी। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के इस वीडियो को लेकर इसी बात का दावा किया जा रहा है कि जिस रात दिशा की मौत हुई उससे ठीक 1 घंटा पहले दिशा और उसके साथी इस पार्टी में खुशी से झूम रहे थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पार्टी की तस्वीरों को खुद दिशा सालियान ही अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रही हैं। इतना ही नहीं, फिल्म मिशन कश्मीर के गाने पर दिशा और उसके दोस्त डांस कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर दिशा सालियान की मौत की वजह क्या है? अगर दिशा खुश थी तो अचानक उसने खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाया? 8 जून की पार्टी में ऐसा क्या हुआ कि दिशा ने खुदकुशी कर ली? क्या दिशा सालियान और सुशांत की मौत का आपस में कोई कनेक्शन है? 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालात में मौत हुई। उसके ठीक 6 दिन पहले यानी 8 जून को उनकी पूर्व मैनेजर की भी संदिग्ध हालात में मौत हुई। हालांकि इन दोनों मामलों को खुदकुशी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन 8 जून को दिशा सालियान के पार्टी करने का जो वीडियो सामने आया है उसने
इस मामले को और पेचीदा कर दिया है। अभी तक तो यही माना जा रहा है कि दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत का मामला खुदकुशी से जुड़ा है, लेकिन पार्टी का यह वीडियो दिशा की मौत की कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। उत्तराखंड में पहाड़ खिसकने की वजह से केदारनाथ गौरीकुंड के रास्ते में सैकड़ों यात्री फंस गए। राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई जगहों से पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। और ऐसी ही एक घटना में गौरीकुंड से केदारनाथ जाने वाला रास्ता बंद हो गया, जिसे रस्सियों की मदद से पार किया गया। इस रास्ते पर पहाड़ का मलबा गिर गया और सड़क टूटकर खाई में गिर गई। दोनों तरफ सैकड़ों लोग फंस गए। राहत और बचाव दल के लोग घटना वाली जगह पहुंचे और फंसे लोगों को निकालने के लिए वहां रस्सियां बांधी गईं। रस्सियां इसलिए बांधी गईं ताकि लोग कहीं फिसलकर खाई में न गिर जाएं। इसके बाद हाथों से रस्सी को पकड़े एक एक कर लोग टूटी सड़क को पार करते दिखाई दिए। बताया गया कि इस हादसे के बाद फिलहाल केदारनाथ यात्रा रोक दी गई। दक्षिण कोरिया के कई शहरों में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने काफी नुकसान पहुंचाया। वहां हालात इसलिए भी बिगड़ गए क्योंकि बाढ़ के साथ वहां के कई इलाकों में जमीन खिसकने की घटनाएं भी हुई। और बताया गया कि बाढ़ और जमीन खिसकने की घटनाओं में अब तक 28 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हो गए। वहां के एक इलाके से सामने आई एक तस्वीर में जमीन खिसकने की वजह से कई मकान और गाड़ियां तहस नहस हो गई, जबकि बारिश की वजह से एक इलाके की सड़क भी आधी टूटी नजर आई। बारिश थमने के बाद भी वहां की कई नदियां उफान पर दिखी। जिन इलाकों में जमीन खिसकने की वजह से हादसे हुए, वहां प्रशासन ने राहत और बचाव का काम भी तेज कर दिया। एक इलाके में तो खुदाई करने वाली मशीनों को मलबा हटाने के काम में लगाया गया। इसके अलावा एक दूसरे इलाके में बाढ़ से लोग बेहाल हो गए। नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। कई मकान और गाड़ियां पानी में डूब गई। लोग जान बचाने के लिए घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। बताया गया कि बाढ़ के पानी में कई लोग लापता हो गए, जिनकी तलाश के लिए अभियान भी तेज कर दिया गया। बाढ़ की वजह से वहां करीब 5000 लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि कई लोगों को नाव की मदद से सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया गया है। खबर है कि अयोध्या की तर्ज पर नेपाल सरकार ने अपने देश में भी राम का भव्य मंदिर बनाने का हुक्म दिया है। इसके लिए नेपाल के पर्सा जिले में ठोरी नगर पालिका और चितवन जिले की माडी नगर पालिका को नेपाल की अयोध्या बसाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछले महीने ही ओली ने नेपाल के ठोरी के पास रहे अयोध्यापुरी में भगवान राम का जन्मस्थान होने का दावा किया था और राम का असली जन्मस्थान नेपाल में बताया था। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। वो मंगल बेला भी आ गई जिसका राम भक्त 5 सदियों से इंतजार कर रहे थे। अयोध्या में 5 अगस्त को प्रभु राम के श्रीधाम का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हो चुका है। लक्ष्य है कि 3 साल के भीतर अयोध्या की धराधाम पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन इस बीच पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर नकली और असली अयोध्या का राग छेड़ दिया है। पिछले महीने ही नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल के ठोरी गांव के पास माडी नगर पालिका को अयोध्यापुरी घोषित किया था और ये दावा किया था कि भगवान राम का जन्म यहीं हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के बाद उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि माडी में भी राम मंदिर का निर्माण कराया जाए। नेपाल के पीएम ओली ने ठोरी गांव के पास माडी को राम जन्मस्थान बताया है। नेपाल की सरकारी समाचार एजेंसी की खबरों के मुताबिक ओली ने ठोरी और माडी के जनप्रतिनिधियों के साथ काठमांडू में बैठक की है।
इस बैठक में माडी में राम मंदिर निर्माण की तैयारी के लिए निर्देश दिया गया है। साथ ही ओली माडी नगर पालिका का नाम बदलकर अयोध्या रखने की तैयारी कर रहे हैं। ओडी ने माडी में जमीन अधिग्रहण करके मंदिर निर्माण का निर्देश जारी कर दिया है। नेपाल सरकार आने वाली रामनवमी पर भूमि पूजन की तैयारी कर रही है। ओली ने 2 साल बाद राम की प्रतिमा अनावरण करने का लक्ष्य रखा है। केपी शर्मा ओली ने बीते महीने दावा किया था कि राम की असली जन्मभूमि नेपाल ही है। ओली के मुताबिक प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्य रामायण में जिस अयोध्या का उल्लेख है वो नेपाल के बीरगंज के पास एक गांव है। वहीं भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम भारत के नहीं बल्कि नेपाल के राजकुमार थे। भारत का राजकुमार रामलाई सीता जी भारत का होइन अयोध्या का राजकुमार। अयोध्या भनेको वीरगंज भन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर क्या अयोध्या वीरगंजको पश्चिमपट्टि टोलीमा। ओली जब से चीन के प्रभाव में आए हैं तब से वो भारत से हर तरह का सांस्कृतिक नाता काटना चाहते हैं और चीन के शासक रहे माओत्से तुंग की नेपाल में नई सांस्कृतिक क्रांति का सपना देख रहे हैं। माओ ने 1966 में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की थी और चीन को अपने मन मुताबिक संस्कृति में ढालने के लिए अत्याचारों का दौर शुरू कर दिया था। चीन में पुरानी पहचान के नामों निशान मिटा दिए गए, शहरों के नाम बदल गए, पुरानी इमारतें गिरा दी गईं, इमारतों के नाम बदले गए। हालांकि नेपाल के पीएम ओली ने दमनकारी कोई एजेंडा नेपाल पर नहीं थोपा है, लेकिन इसे चीन की संगत का असर ही कहा जाएगा कि सदियों से जो नेपाल की सांस्कृतिक विरासत है उसे ओली नई पहचान देने में जुटे हैं। इसीलिए नेपाल में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री जिस जगह को अयोध्या बता रहे हैं वो नेपाल के बीरगंज जिले में बीरगंज के परसा जिले का ठोरी गांव है। नेपाल का ठोरी चितवन नेशनल पार्क और परसा नेशनल पार्क के बीच बसा एक गांव है। यह भारत के बिहार राज्य से सटा इलाका है। जनकपुर भी पास में ही है जो सीता की जन्मस्थली है। अयोध्या से हर साल राम बारात निकलकर जनकपुर जाती है। जनकपुर में राम बारात का भव्य स्वागत होता है और ये भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक रिश्ते की एक खास पहचान है। झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। महाकाव्य रामायण के मान्यता के मुताबिक पूरे भारत और नेपाल में माना जाता है कि अयोध्या में ही सीता का विवाह हुआ। लेकिन ओली अलग ही दावा ठोक रहे हैं। इस दावे के पीछे 2 वजह है। पहला, सीता की जन्मस्थली जनकपुर का पास में होना और दूसरा, ठोरी के नजदीक चितवन से सीता का नाता होना। नेपाल के चितवन में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। इस आश्रम के बारे में मान्यता है कि सीता के दोनों पुत्रों का जन्म इसी वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। इसी चितवन के आश्रम से कुछ दूर पर है ठोरी गांव। अब ओली की हट है कि ठोरी गांव को राम जन्मभूमि साबित करना है। ये सारी कार्रवाई नेपाल के पीएम ओली के इशारे पर की जा रही है, क्योंकि जब से ओली के सिर पर चीन ने हाथ रखा है तब से नेपाल सरकार सदियों पुराने साथी भारत के साथ अपना सांस्कृतिक नाता और विरासत को अलग करने की कोशिश में लग गई है। ओली पर आरोप लगते हैं कि चीन ने उनके लिए खजाना खोल दिया है और ओली समझ रहे हैं कि चीन उनका मददगार है। लेकिन ओली भूल रहे हैं कि अपनी अलग पहचान बनाने के फेर में कहीं नेपाल अपना वजूद ही न खो बैठे।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों की गोली से घायल हुए बीजेपी नेता अब्दुल हमीद की आज मौत हो गई। कल आतंकवादियों ने बीजेपी नेता पर फायरिंग की थी। आतंकी हमले में घायल बीजेपी नेता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां आज उनकी मौत हो गई। तो ये दुखद खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर बीजेपी नेता की आज अस्पताल में मौत हो गई। कल आतंकवादियों ने बडगाम में गोली से घायल कर दिया था बीजेपी नेता अब्दुल हमीद को। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, ये दुखद खबर है, बीजेपी नेता अब्दुल हमीद को बचाया नहीं जा सका। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल हमला हुआ था उससे वो रेलवे ट्रैक के करीब जो है मॉर्निंग वॉक कर रहा था और उसके बाद अननोन गनमैन आ गए और उस पर फायरिंग की। उसको 6 गोलियां लगी थी। हालांकि वहां पे हॉस्पिटल में उसे क्रिटिकल कंडीशन में भेजा गया, लेकिन आज सुबह जो है उसकी मौत हुई वहां पे। और लगातार एक के बाद एक जो है बीजेपी के वर्करों को निशाना बनाया जा रहा है। आपको मालूम है कि साउथ कश्मीर में एक बीजेपी के पंच को पहले गोली मार दी गई थी। उसकी कंडीशन भी अभी जो है ठीक नहीं है, क्रिटिकल है, लेकिन वो अभी जिंदा है। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही एक सरपंच को गोली मार दी गई और सरपंच जो है वो हलाक हो गया। उसमें तो लगातार बीजेपी के लोग जो है निशाने पे हैं और अभी इस तरीके की भी कुछ रिपोर्ट्स आ गई या कुछ वीडियोज आ गए कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जो है उन्होंने रिजाइन भी किया है बीजेपी से डर की वजह से। और अब बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए भी कि किस तरीके से पंचों सरपंचों या बीजेपी के वर्करों यहाँ पे सिक्योरिटी दी जाएगी। एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। तिब्बत में कोरोना संकट के बीच घोड़ों की रेस की शुरुआत की गई। बताया गया कि घोड़ों की रेस की यह परंपरा कई 100 साल पुरानी है, जिसका इस साल भी धूमधाम के साथ आयोजन किया गया। जैसे ही गिनती पूरी हुई, घुड़सवार अपने अपने घोड़ों के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगे। सबसे पहले हाथों में झंडे थामे घुड़सवारों की परेड निकाली गई। इन्होंने पूरे रास्ते का चक्कर काटा, जिसके बाद रेस की शुरुआत की गई। रेस शुरू होने से पहले वहां खास तरह के नगाड़े बजाए गए, जिनकी धुन पर तमाम घुड़सवारों और घोड़ों ने दौड़ना शुरू किया। कई घोड़े तो बिना सवारों के ही दौड़ते दिखे। इस दौरान कई छोटे बच्चे भी तेजी से घोड़ा दौड़ाते नजर आए। इस अनोखे फेस्टिवल में शामिल होने के लिए वहां बड़ी तादाद में लोग भी पहुंचे, जो घुड़सवारों का हौसला बढ़ाते दिखाई दिए। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते और कांग्रेस में विलय कर चुके 6 विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई, जस्टिस कृष्णा मुरारी की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। विधायकों ने उनके कांग्रेस में जाने के खिलाफ दायर याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने राजस्थान हाईकोर्ट में इन 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी है और इसे असंवैधानिक बताया है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बेरोजगारी के खिलाफ रोजगार 2 अभियान की शुरुआत की गई। यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर देश के बेरोजगारों को नौकरी नहीं देने का आरोप लगाया और इसी मुद्दे पर अपने अभियान की शुरुआत करने के लिए यूथ कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर पर कई कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। इन लोगों ने सामाजिक कुरीतियों से लड़ने, सभी जाति धर्म में एकता का संदेश देने की शपथ भी ली। सद्भावना एवं सर्व धर्म संभाव के सिद्धांत को बनाए रखेंगे। राहुल गांधी ने लोगों से यूथ कांग्रेस की इस मुहिम के साथ जुड़कर रोजगार के लिए आवाज उठाने की अपील की। रोजगार 2 प्रोग्राम से आप सब जुड़िए और यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर देश की युवाओं को रोजगार दिलवाइए। यूथ कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि रोजगार 2 अभियान सड़क से लेकर संसद तक उठाया जाएगा। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में वन विभाग की टीम की जान खतरे में पड़ गई। यह हादसा तब हुआ जब वन विभाग की टीम नाव पर सवार होकर सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई थी। तभी उनकी नाव नाले की तेज बहाव में फंस गई और धीरे धीरे वो पानी के भंवर में पलट गई। हादसे के वक्त इस नाव पर 5 लोग सवार थे, जिनमें एक कर्मचारी नाव से उतर गया, लेकिन बाकी 4 लोग पानी के तेज बहाव में बहते दिखे। कर्मचारियों को पानी में डूबते देख वहाँ अफरा तफरी मच गई। कुछ देर तक लोगों की जान आफत में फंसी रही और फिर ड्यूटी पर तैनात दूसरे कर्मचारी उन्हें बाहर निकालने के लिए दौड़ पड़े। एक आदमी तो नदी में कूद गया और तैरकर अपने साथियों के पास पहुंचने की कोशिश। इसी बीच पानी में बह रहे लोगों ने भी हिम्मत जुटाई और नाले के किनारे पेड़ को पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें पानी के तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाला गया। पीएम मोदी आज चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे। ये सबमरीन केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोर्ता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत को भी जोड़ेगा।
इस ऑप्टिकल फाइबर केबल से देश के दूसरे भागों की तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक भी तेजी से और ज्यादा भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध होंगी। 2300 किलोमीटर लंबी इस लाइन को बिछाने पर 1224 करोड़ रुपए की लागत आई है और इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी पीएम मोदी ने साल 2018 में किया था। केरल के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। राज्य की ज्यादातर बड़ी नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं, जिनका पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है, जिनमें कासरगोड भी शामिल है, जहां तेजस्विनी नदी का पानी शहर में दाखिल हो गया। वहां की सड़कें नदी में तब्दील हो गईं। 3 से 4 फीट तक पानी बहने लगा। गाड़ियों की जगह सड़कों पर नाव चलने लगी। कई मकानों पर पानी ने कब्जा जमा लिया। किसानों की फसलें पानी में डूब गईं। जिनके घर पानी में डूब गए वो लोग अपनी जमा पूंजी लेकर नाव की मदद से ऊंची जगहों पर जाते दिखे। बताया गया कि बाढ़ से होने वाले खतरे को देखते हुए 300 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगहों में शिफ्ट कर दिया गया। कोच्चि में भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। वहां के निचले इलाके पेरियार नदी के पानी में डूब गए। वहां से आई एक तस्वीर में नदी के किनारे बना भगवान शंकर का मशहूर आलुवा महादेव मंदिर भी पानी में डूबा दिखा। वहां की सड़कें और पुलिया भी पेरियार के रौद्र रूप को झेल नहीं पाई। हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में लोग गर्मी से बचाव के लिए नए नए तरीके अपनाते दिखे। फ्रांस समेत यूरोप के कई देशों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही। पेरिस में तो पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी से बेहाल लोग नई नई तरकीबें अपनाने को मजबूर हो गए। शहर में बहने वाली नहर, स्विमिंग पूल और तालाबों के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कई लोग तालाब में नहाकर खुद को गर्मी से बचाने की कोशिश करते दिखे। कुछ लोग पानी की फुहारों के नीचे खड़े होकर भीगते नजर आए। किसी ने तैराकी कर खुद को ठंडा रखने की कोशिश की तो कोई नहर में नाव चलाता दिखाई दिया। गर्मी को मात देने में जुटे लोगों ने जमकर मस्ती भी की। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पार्टी के लिए फुल टाइम अध्यक्ष की मांग की है। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में थरूर ने कहा कि सोनिया गांधी से अनिश्चितकाल तक अंतरिम अध्यक्ष बने रहने की उम्मीद रखना ठीक नहीं होगा और अब पार्टी को एक फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत है। दरअसल कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी का आज 1 साल पूरा हो गया है। ऐसे में अब उनके उत्तराधिकारी को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनावी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और तब तक सोनिया गांधी अपने पद पर बनी रहेंगी। जल्द ही देश के हर नागरिक के पास हेल्थ कार्ड होगा। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा कर सकते हैं, जिसके तहत देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य आईडी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उसके स्वास्थ्य से जुड़ी सारी जानकारी एक जगह उपलब्ध होगी। यही नहीं, जिस शख्स का कार्ड है उससे जुड़ी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। इस योजना के तहत हर नागरिक के स्वास्थ्य का डेटा एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद होगा। इसके अलावा वहां डॉक्टर और देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध होंगी। थोड़े दिन बाद इस मिशन में टेलीमेडिसिन सेवाओं को भी जोड़ा जाएगा। हालांकि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी और किसी भी शख्स की जानकारी उसकी सहमति से ही साझा की जाएगी। क्या भारतीय वायुसेना ने चीनी पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए पेंगोंग सो झील के अंदर अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किया है? सोशल मीडिया पर पानी में डूबे एक हेलीकॉप्टर की तस्वीर के साथ कुछ ऐसा ही दावा किया गया है। क्या है इस वायरल तस्वीर की सच्चाई? एक रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। पानी में हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के अगल बगल 2 गोताखोर भी हैं। ये हेलीकॉप्टर पानी के अंदर क्या कर रहा है? ऐसा तो नहीं कि हेलीकॉप्टर किसी दुर्घटना का शिकार हो गया। नहीं, सोशल मीडिया तो इसके पराक्रम की चर्चा कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर चीनी पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए भारत चीन LAC पर तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना ने पेंगोंग सी झील के अंदर भारतीय अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। 2x4 टॉर्पीडो और लॉन्गबो सोनार से लैस ये हेलीकॉप्टर किसी भी चीनी पनडुब्बी पर नजर रख सकते हैं। साथ ही उन्हें तबाह करने की भी क्षमता है। ये तस्वीर फेसबुक, ट्विटर पर धड़ाधड़ शेयर की जा रही है। ऐसे में सवाल है, जब भारत के पास अच्छी पनडुब्बियां हैं तो सेना ने पानी के अंदर हेलीकॉप्टर क्यों तैनात किया? और एक अहम सवाल, क्या अपाचे हेलीकॉप्टर पानी के अंदर पराक्रम दिखा सकता है? पानी में दिख रहा हेलीकॉप्टर अपाचे ही है।
वायरल हो रहे दावे की हमने पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें एक और ट्वीट मिला जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर भारत में नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम के ल्यूटन झील में रखा गया है और यहाँ भी वही झील की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। एक हेलीकॉप्टर और दो दावे। हमारे शक की शुरुआत यहीं से हो गई। हमने तस्वीर की और पड़ताल की। पड़ताल के दौरान हमें यही तस्वीर सोशल मीडिया साइट पर मिल गई। तस्वीर के साथ लिखा है जॉर्डन के अकाबा मिलिट्री म्यूजियम की शानदार तस्वीरें। हमने जॉर्डन के अकाबा मिलिट्री म्यूजियम के बारे में भी पड़ताल की। पता लगा इस म्यूजियम का उद्घाटन पिछले साल जुलाई में ही किया गया है। और ये देखिए, जिस हेलीकॉप्टर की बात हो रही है वो पानी में जा रहा है। जब पानी के अंदर हेलीकॉप्टर को रखा गया तब वो नए जैसा था, चमचमा रहा था। वायरल तस्वीर की तरह तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। साफ है तस्वीरें भारत या यूनाइटेड किंगडम की तो हैं ही नहीं। अब एक और वीडियो देखिए जिसे साल 2019 के आखिरी महीनों में अपलोड किया गया। तब तक हेलीकॉप्टर में जंग लग चुका है। वायरल तस्वीर से बिल्कुल मेल खाता हुआ ये अनोखा म्यूजियम जॉर्डन के अकाबा तट पर लाल समुद्र में 92 फीट की गहराई में बना है। जॉर्डन की सेना को इसे बनाने में महज 7 दिन का समय लगा। एक और बात, जॉर्डन के अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम में जिस हेलीकॉप्टर का मॉडल रखा गया है उसका नाम बेल AH-1 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर का प्रयोग भारतीय वायुसेना ने कभी नहीं किया। ये हेलीकॉप्टर भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के पास भी कभी नहीं रहा। जहां तक मेरी जानकारी है, भारतीय वायुसेना में बेल AH-1 का कोई भी स्क्वाड्रन नहीं है और ना ही रहा है। AH-1 कोबरा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कई देश करते हैं जैसे US, इजराइल, जॉर्डन, टर्की, फिलीपींस और पाकिस्तान, इवन जापान। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती की है, लेकिन कहीं भी हेलीकॉप्टर को अंडर वाटर तैनात करने की बात नहीं कही गई है। LAC पर भारत ने चिनूक को भी तैयार कर रखा है जो पानी पर तैर भी सकता है। लेकिन क्या हमारा अपाचे हेलीकॉप्टर भी पानी के अंदर पराक्रम दिखा सकता है? इसके अंदर लगे हुए जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इसके अंदर लगे हुए रडार हैं, ये पानी के अंदर जो अपना एक टारगेट होता है या कोई दुश्मन है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही पानी के अंदर होने वाली चीजें, हरकतें भी ये जल्दी से नोटिस कर लेता है। इसलिए शायद लोग कहते हैं कि ये पानी के अंदर जाकर भी शायद लड़ लेगा, बट अभी तक हमें ऐसा पता नहीं चला है। हम इसका उपयोग सिर्फ पानी के ऊपरी सतह तक जाकर दुश्मन के किसी चीज का, ठिकाने का पता लगाने के लिए हम करते हैं। कुल मिलाकर ये साफ है कि भारत ने पेंगोंग झील के अंदर अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात नहीं किए हैं। वायरल दावे के साथ जो तस्वीर शेयर की जा रही है वो जॉर्डन के मिलिट्री म्यूजियम की है जो पानी के अंदर बना हुआ है। पुणे में सिलेंडर ब्लास्ट में एक की मौत हो गई। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में एक की मौत हो गई, जबकि हादसे में 13 लोग घायल हो गए। झारखंड के साहिबगंज में बिजली का तार टूटकर गिरने से एक दुकानदार की मौत हो गई। यूपी के सीतापुर में पत्रकार पर जानलेवा हमले के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के उन्नाव में रोडवेज बस की सड़क किनारे खड़ी ट्रक से हुई टक्कर में 30 यात्री घायल हो गए, जबकि बस ड्राइवर की मौत हो गई। बिहार के दानापुर में 2 बाइक सवार बदमाशों ने ऑटो ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने गाड़ी से आगरा भेजी जा रही अवैध शराब की खेप जब्त की। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स पारिवारिक वजह से पाकिस्तान के खिलाफ बची हुई टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए।
मुंबई की लीलावती अस्पताल में भर्ती संजय दत्त ने कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने की जानकारी देते हुए कहा कि वो 1-2 दिन में ठीक होकर लौट आएंगे। बिहार के सीतामढ़ी में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद था, जिसकी वजह से एक पक्ष के लोगों ने दूसरी तरफ के लोगों पर लाठियों से हमला कर दिया। हमले के वक्त वो लोग खेत में धान की रोपाई कर रहे थे, तभी लाठियों से लैस करीब आधा दर्जन लोग वहां पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने धान रोप रहे लोगों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसानी शुरू कर दी। आसपास मौजूद महिलाओं ने उनको छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन हमलावरों पर कोई असर नहीं पड़ा। वो उनकी बेरहमी से पिटाई करते रहे। लाठी लगने से एक बुजुर्ग खेत में ही गिर पड़ा। हालांकि हमलावरों ने इसके बाद भी मारपीट बंद नहीं की। इस बीच वहाँ गोली चलने की आवाज भी सुनाई दी। फायरिंग की आवाज सुनकर दूसरी तरफ के कुछ और लोग भी उधर आते दिखे, जिसके बाद हमलावर वहां से भाग निकले। सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत कुछ ऐसा है जो रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूम रहा है। यही वजह है कि अब रिया चक्रवर्ती भी अपने बचाव के लिए रोज नए सबूत सामने ला रही हैं। पहले रिया चक्रवर्ती की तरफ से अपनी नोटबुक में मौजूद सुशांत की हैंडराइटिंग वाला एक पेज शेयर किया। उसके बाद अब उनके और सुशांत सिंह राजपूत के बीच अप्रैल 2019 की एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। माना जा रहा है कि ये सब कुछ रिया के वकील उन्हें बचाने के लिए कर रहे हैं। सुशांत और रिया की सनसनीखेज बातचीत। व्हाट्सएप चैट से बेनकाब हुआ सुशांत की मौत का सच। व्हाट्सएप चैट में बहन पर गुस्सा, रिया पर प्यार। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती एक ऐसी किरदार हैं जिनको लेकर बेहिसाब सवाल हैं, जिनके इर्द गिर्द शक की सुई लगातार घूम रही है। सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रही रिया चक्रवर्ती उस हमराज में से एक हैं, जिनसे मिले सवालों के जवाब सुशांत केस की तमाम कड़ियों को खोल सकते हैं। यही वजह है कि सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती सवालों के ऐसे भंवर में फंस चुकी हैं जहां से वो जल्द से जल्द बाहर आना चाहती हैं। और इसीलिए अब रिया चक्रवर्ती के वकील एक के बाद एक ऐसे दस्तावेज पेश कर रहे हैं जो सुशांत और रिया के बीच एक अलग ही केमिस्ट्री सामने ला रहे हैं। सुशांत और रिया के बीच हुई ये व्हाट्सएप चैट भी उसी की बानगी है। पहले रिया चक्रवर्ती की तरफ से उनकी नोटबुक का एक पन्ना शेयर किया गया, जिसको लेकर रिया चक्रवर्ती ने दावा किया कि यह सुशांत का ही लिखा हुआ पन्ना है। अब रिया की वकील की तरफ से एक व्हाट्सएप चैट जारी किया गया है, जिसको लेकर अब यह दावा किया जा रहा है कि यह अप्रैल 2019 में सुशांत और रिया के बीच हुई व्हाट्सएप चैट का हिस्सा है। ये व्हाट्सएप चैट इसलिए सनसनी का सबब बनी हुई है क्योंकि सुशांत और रिया के परिवार के बीच अब तक जो कहानी सामने आई है, ये कहानी उससे कहीं अलग है। रिया के वकील की तरफ से शेयर की गई इस चैट में सुशांत जहां रिया की तारीफ कर रहे हैं, वहीं उसके परिवार को भी शानदार बता रहे हैं। तुम्हारा परिवार शानदार है, शोविक बहुत दयालु है, तुम मुझ में और पूरी दुनिया में बदलाव लाने की वजह हो। तुम प्लीज मुस्कुरा दो, तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। इस व्हाट्सएप चैट में रिया और सुशांत के बीच ऐसी केमिस्ट्री दिखाई गई है जिसके आधार पर सुशांत केस की गुत्थी और उलझ रही है। मेरे स्वीट बॉय सो जाओ, जब मैं धरती पर आ जाऊंगी तब मैसेज करूंगी और शायद तब तुम चांद पर होगे। सुशांत और रिया के बीच हुई इस व्हाट्सएप चैट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली कहानी यही है कि एक और जहां सुशांत रिया और उसके परिवार की तारीफ कर रहे थे, वहीं अपनी बहन को लेकर रिया के सामने ही नाराजगी जाहिर कर रहे थे। मेरा बेबी कैसा है? ठीक नहीं हूँ। मेरी बहन अब सिड भाई को बरगला रही है, विक्टिम कार्ड खेलकर पूरा मामला डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। ये बहुत निराशाजनक है। मीटिंग के बाद फोन करना।
रिया पर आरोप है कि वो सुशांत को उनकी बहनों और परिवार से अलग रखने के लिए शुरुआत से ही कोशिशों में जुटी हुई थी, जिसके चलते रिया ने सुशांत को प्रियंका के खिलाफ उस वक्त भड़काया था जिस वक्त 20 अप्रैल 2019 को वह उनके घर आई थी। ये वही दिन था जिस दिन सौविक चक्रवर्ती के घर पर पार्टी हुई थी। इस पार्टी के दौरान नशे की हालत में प्रियंका ने रिया चक्रवर्ती को मॉलेस्ट किया था। इसके बाद से ही सुशांत और प्रियंका के बीच अनबन हो गई थी। उस पार्टी के बाद सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहन प्रियंका पर भड़क उठे। तुम ये कर रही हो? इस शर्मनाक हरकत के बाद ध्यान खींच रही हो? शराब के नशे में परेशान करने के बाद इसे छिपाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही हो? माँ और ईश्वर देख रहे हैं। तुमने क्राइम किया है और तुम घमंड में अंधी हो चुकी हो। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो भगवान ही तुम्हें बचा सकता है। मैं वही करता रहूंगा जो मैं आज तक करता आया हूं। इसके अलावा इस व्हाट्सएप चैट से यह भी पता चला कि सुशांत रिया के साथ अपनी बहन को लेकर खुलकर बात किया करते थे। वो अपनी बहन से जुड़ी कोई भी बात रिया से नहीं छिपाते थे। मुझे अपनी बहन को लेकर चिंता है, वाकई दुष्ट है। इसको सुलझा लेंगे। सुशांत की बहन और उनके परिवार की तरफ से लगातार रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को लेकर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन रिया के वकील की तरफ से शेयर की गई इस व्हाट्सएप चैट में यह बात भी सामने आई कि सुशांत रिया के भाई से भी अपनी बहन के बर्ताव को लेकर बात करते थे। उसने तुम्हें मेरी आंखों के सामने मारा। मेरी बहन ने वो किया जिसे लड़के समझते हैं, नशे में किया होगा। तुम उसके विक्टिम कार्ड में फंस रहे हो। मेरी माँ ने मुझे महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। माँ ने यह भी सिखाया है कि मैं सच के साथ बिना डरे खड़ा रहूं। अप्रैल 2019 की जो व्हाट्सएप चैट रिया ने शेयर की है उसकी अपनी कहानी हो सकती है, लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी सोशल मीडिया पर अपनी और सुशांत की चैट शेयर की है। 22 मई 2020 की इस चैट को जस्टिस फॉर सुशांत हैशटैग के साथ शेयर किया गया है, जिसमें लिखा है, भाई आपको प्यार, आपको याद कर रही हूँ। गुड़िया दीदी आपको भी प्यार। ये बहुत अच्छा है। कितना सुंदर और शानदार परिवार। कृपया विशाल को मेरी हाय कहना और सभी को प्यार देना। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत का केस अब एक ऐसा भंवर बन चुका है जो कई लोगों को अपनी जद में ले रहा है। यही वजह है कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती के बचाव को लेकर उनके वकील उन सबूतों को खंगालने में जुटे हैं जिनकी बदौलत रिया और उनके परिवार को बचाया जा सके। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाना हर किस आसान नहीं है। ये अब तक ऐसा संगीन मामला हो चुका है जिसमें जांच को लेकर जहां एक और सियासी घमासान मचा हुआ है, वहीं रिया चक्रवर्ती खुद को जिस भूमिका के साथ लोगों के सामने पेश करना चाहती है वो भूमिका भी सवालों में है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपनी नोटबुक के जिस पन्ने को सुशांत सिंह राजपूत से जोड़कर शेयर किया उसके बारे में अब दावा किया जा रहा है कि वो हैंडराइटिंग सुशांत की है ही नहीं। सुशांत केस में सवालों का भवन। सुशांत की हैंडराइटिंग वाले पेज पर सवाल। सोशल मीडिया पर भी सवालों के घेरे में रिया। क्या है रिया की डायरी के पन्ने की कहानी? यह रिया चक्रवर्ती की उसी डायरी का पन्ना है जिसे रिया ने यह कहते हुए दुनिया से साझा किया कि यह सुशांत की वो बातें हैं जो उन्होंने रिया के लिए उनकी ही डायरी में लिखी। लेकिन तमाम पेचीदगियों में उलझे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जैसे ही यह पन्ना सामने आया वैसे ही सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या वाकई में
सुशांत की ये राइटिंग है जिसे रिया ने शेयर किया है। लेकिन इन दो पन्नों की तुलना करके इस बात का दावा किया जा रहा है कि डायरी के जिस पन्ने को रिया लोगों के सामने लाई हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत की राइटिंग है ही नहीं। राइटिंग के फ्लो से लेकर इंग्लिश के लिखे कई लेटर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बाकायदा रिया की इस डायरी के पन्ने को मार्क करके ये बताने की कोशिश की गई है कि किन किन एंगल से ये राइटिंग सुशांत की राइटिंग से मेल नहीं खाती। इतना ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह का भी दावा है कि रिया ने जो पेज शेयर किया उसमें सुशांत सिंह राजपूत की राइटिंग नहीं है। परिवार की मांग नहीं, अब तो देख रहे हैं आप जिस तरह से मीडिया भी इसको दिखा रहा है, तो सारे देश की मांग। आपको पता है कि नहीं, कैलिफोर्निया में बिलबोर्ड लगा है कि जस्टिस सुशांत सिंह राजपूत। तो मेरे को तो पूरे दुनिया से, कुवैत से फोन आ रहा है, कह रहे हैं कि नहीं ये हैंडराइटिंग सुशांत सिंह की नहीं है, जिसमें उन्होंने ग्रेटिट्यूड लिस्ट जो बनाया है। एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, कल मेरे को कुवैत से फोन आया कि ये हैंडराइटिंग उनकी नहीं है, और उन्होंने वो शो किया है कि कैसे कैसे उनके लैंग्वेज में वो फर्क है। इतना ही नहीं, सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस की भूमिका पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। मुंबई पुलिस का रवैया देखा कि ये मामले को रफा दफा करना चाह रहे हैं। उनके पास पहले से कंप्लेंट था 25 फरवरी का, जिसमें कि परिवार ने कहा था कि उससे उन लोगों को खतरा है। उसके बावजूद भी उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन नहीं ले गए। तब थक हार के हमारे पास जब आए तो हमने एडवाइस किया कि आप इसको पटना में एफआईआर रजिस्टर कराइए, और पटना में एफआईआर रजिस्टर सही रजिस्टर हुआ। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जब परिवार ने पहले ही कह दिया है कि हमको डाउट है इनके रिया चक्रवर्ती के लोग जो घिरे हुए हैं और उनसे उनको खतरा है, हमको पहले ही कह दिया हमने, तो उसके बाद हमको दोबारा बोलने की जरूरत क्या है और दोबारा हम क्यों बोले? अगर हम दोबारा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम मुंबई पुलिस के जुरिस्डिक्शन में अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, और कल को अगर मुंबई पुलिस रफा दफा एफआईआर करके रफा दफा कर देती तो हम कहीं के नहीं रह जाते। इसलिए हमको विश्वास बिल्कुल भी नहीं था मुंबई पुलिस पे, और मुंबई पुलिस ने प्रूव कर दिया कि मेरा जो उनके पास विश्वास नहीं है वो बिल्कुल सही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस की लगातार किरकिरी हो रही है। चुभते सवालों का सामना कर रही महाराष्ट्र पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता को लेकर भी सवाल खड़े किए। सुशांत के पिता के सिंह ने मुंबई पुलिस से कभी एफआईआर दर्ज करने को नहीं कहा। सुशांत की मौत के 38 दिन बाद अचानक पटना में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस से बातचीत में सुशांत के पिता ने आत्महत्या पर कोई संदेह नहीं जताया था। सुशांत के पिता ने खुदकुशी मामले में किसी पर आरोप नहीं लगाया था। सुशांत के पिता ने सोच समझकर बाद में आरोप लगाए। यही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया है, जिसमें सीबीआई जांच का विरोध किया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि जब मामला कोर्ट में लंबित था तो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को मुंबई पुलिस की जांच के आधार पर तय करना है कि जांच सही दिशा में हो रही है या नहीं। जांच कौन करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। केंद्र सरकार ने कोर्ट के आदेश का इंतजार किए बिना सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई जांच इतनी जल्दबाजी में क्यों की जा रही है? सीबीआई जांच का आदेश गैर कानूनी है। मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है उनको जांच करने दीजिए। जांच खत्म नहीं हुई और जल्दी ही मुझे लगता है उसमें से जो रिजल्ट आना है पुलिस की जांच को आ जाएगा। लेकिन जो जल्दबाजी चल रही है कुछ लोगों की, उसका पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है, मुझे मालूम नहीं। लगता है सुशांत राजपूत आत्महत्या करने वाला है, ये उनको पहले से मालूम था। हमारे देश में दर्जन हत्या आत्महत्या हर राज्य में हो रही है। क्या हर केस का सीबीआई जांच करती है? मुंबई पुलिस अगर जांच कर रही है तो मुंबई पुलिस के जांच के ऊपर आपत्ति क्यों है, उसका सवाल और जवाब मुझे चाहिए। इसके अलावा शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में भी सुशांत सिंह राजपूत की पुरानी दोस्त अंकिता लोखंडे और बिहार पुलिस पर सवाल उठाए हैं, जिनका जवाब बीजेपी ने कुछ इस तरह से दिया है। सुशांत सिंह राजपूत के समर्थकों, उनके परिवार, बिहार की पुलिस, बिहार की जनता और बिहार की सरकार का अपमान किया गया है। इससे साफ जाहिर है कि शिवसेना के लोग बहदवास हैं, घबराए हुए हैं, सीबीआई जांच से को लेकर के नर्वस हैं।
सुशांत केस में फिलहाल जो कुछ भी निकलकर सामने आ रहा है, उससे लगातार नए सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि परिवार सीबीआई जांच के जरिए जल्द से जल्द इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहता है, जबकि महाराष्ट्र सरकार अपने पुलिस पर भरोसा जताकर सीबीआई जांच पर सवाल खड़े कर रही है।